नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक आरोप के ऊपर जो भारत के ऊपर लगाया है। किसने लगाया है, क्यों लगाया है, क्या है इसमें और हमारी तरफ से उनको क्या जवाब है, पूरा विस्तार से बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आप देखिए हेडलाइंस क्या है। यूक्रेन क्रिटिसाइजेस इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल। मतलब जो हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं वो यूक्रेन को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो क्रिटिसाइज कर रहा है। क्यों पसंद नहीं आ रहा है भाई साहब? क्योंकि यूक्रेन का मानना कुछ और ही है। तो यूक्रेन के जो है विदेश मंत्री दिमित्रो कुबेला, इन्होंने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया और उसमें क्या कहा, उसमें जो कुछ भी इन्होंने कहा वो बहुत ही भयानक, मतलब एक इमोशनल डायलॉग इन्होंने मारा वहां पे। और कहा कि रसिया से जो ऑयल खरीदा जा रहा है इंडिया के द्वारा जो रसिया से ऑयल खरीदा जा रहा है वो यूक्रेनियन की जान ले रहा है। मतलब यूक्रेन में मरने वाले लोगों के लिए रसिया के साथ साथ इंडिया भी जिम्मेदार है, क्योंकि इंडिया तेल खरीद रहा है तभी रसिया को पैसा मिल रहा है और रसिया उसका उपयोग वॉर में कर रहा है। क्या कुछ है, चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए क्या हुआ कि जर्मनी की जो विदेश मंत्री हैं बेयरबाक, वो आई हुई थी इंडिया। उन्होंने एस जयशंकर जी से मुलाकात की और उस दौरान जो भी उनसे बात हुई उस बातचीत में एस जयशंकर जी ने कहा कि जो भी हम रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं वो सिर्फ हम नहीं खरीद रहे हैं, यूरोपियन यूनियन हमसे 6 गुना ज्यादा तेल रसिया से खरीद रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं। तो उस स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए ये जो है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एनडीटीवी को जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि ये कहाँ की बात हुई कि अगर यूरोपियन यूनियन ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। बात भी सही है भाई कि अगर यूरोपियन यूनियन ऐसा कर रहा है तो आप भी ऐसा करेंगे। ये कहाँ की बात हुई, ये कहाँ का न्याय हुआ? आप तो अपनी नीति को लेकर चलने वाले लोग हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने उन्होंने कहा क्या कहा कि यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर has hit out at India over import of the cheap Russian oil, referring to it as morally inappropriate। मतलब ये अनैतिक है, बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। जब कुबेला क्या कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे एनडीटीवी को, एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बातें कही कि हाँ ये जो भी चीजें हुई है वो बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं है। साथ ही साथ जब उनसे ये पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर, डू यू थिंक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन प्ले ए मोर डायरेक्ट रोल इन रीचिंग आउट टू द रशियन लीडरशिप टू ट्राई एंड एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट? उन्होंने कहा बिल्कुल, बहुत सही बात, आप एकदम एग्जैक्ट हमसे सवाल पूछे हो। उन्होंने क्या जवाब दिया ये सुनिए कि इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और ग्लोबली ये बहुत ही बड़ा प्लेयर बन चुका है। इंडिया बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पहला स्टेटमेंट आया था क्या, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है, तभी से हमको ये उम्मीद जग गई थी कि अब आगे आने वाले समय में इंडिया के द्वारा कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे और इस वॉर को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन G20 की जो प्रेसिडेंसी हुई वहां पर दुनिया के 20 बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, लेकिन इंडिया ने वहां भी कोई भी पहल नहीं की, किसी भी तरीके की कुछ भी बातचीत वहां पे नहीं हुई। हम इंतजार कर रहे थे। देखिए क्या लिखा गया है, वी आर वेटिंग फॉर द मोमेंट व्हेन इंडियन फॉरेन पॉलिसी विल कॉल स्पेड ए स्पेड एंड नेम द कॉन्फ्लिक्ट, नॉट वॉर इन यूक्रेन। ओके, अभी तक जो ये पूरा का पूरा वॉर चल रहा है उसको वॉर, इस वॉर को क्या नाम दिया गया है, रसिया यूक्रेन वॉर। रसिया यूक्रेन वॉर। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि रसिया ने जो मिलिट्री ऑपरेशन चलाया है, रसिया ने इन्वेजन किया है, ये कोई नहीं कह रहा, इंडिया भी नहीं कह रहा। इंडिया क्या कहता है, रसिया यूक्रेन वॉर। तो ये इनका कहना है कि ये आप क्यों बोल रहे हैं रसिया यूक्रेन वॉर, ये रसिया यूक्रेन वॉर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ रसिया के द्वारा किया गया अटैक है। हम तो सिर्फ डिफेंसिव हैं, हम तो अपना बचाव कर रहे हैं। इनकी बात भी सही है भाई साहब, बिल्कुल सही, रसिया ने ही अटैक किया है। आखिर क्यों किया है, क्या किया है, वो अलग बात है, लेकिन अभी हम इनके पॉइंट्स ऑफ व्यू को समझते हैं। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि अगर ये रशियन इन्वेजन सिर्फ और सिर्फ इंडिया चाहे तो इसको पूरी तरीके से रसिया के साथ टॉक करके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी काफी कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। जेलेंस्की ने संबोधन में कहा था, जेलेंस्की ने जो G20 समिट को संबोधन दिया था जो कि इंडोनेशिया के बाली में हुई थी हाल ही में, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि हम 10 स्टेप फॉर्मूला देते हैं। मतलब कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 10 स्टेप फॉर्मूला सुझाया था कि इस स्टेप से ये चीजें हैं, ये करी जाएं
तो ये पूरा का पूरा मामला शांत हो सकता है। ओके, देखिए जेलेंस्की लेज आउट 10 पॉइंट पीस प्लान फॉर यूक्रेन एट G20 इंक्लूडिंग विड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप्स एंड ऑल फॉर ऑल प्रिजनर स्वैप। ये क्या क्या कहा था उन्होंने, देखिए जेलेंस्की ने ये प्रपोजल दिया था जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 स्टेप्स बताए थे, सिर्फ और सिर्फ 10 स्टेप, और एकदम सिंपल स्टेप। भाई साहब ये कितने सिंपल है ये तो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये कितने सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहली चीज क्या कही थी उन्होंने कि हमारे जो भी रेडिएशन एंड न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर सेफ्टी, उसकी सुरक्षा की बात की जाए। हमारे यहाँ पे जो भी यूक्रेन में क्या है न्यूक्लियर प्लांट्स है उनकी सेफ्टी हो। दूसरी चीज फूड सिक्योरिटी, तीसरी एनर्जी सिक्योरिटी। फूड और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मामले हैं। आपको पता हो कि जिस तरीके से मिसाइल अटैक के थ्रू रसिया ने दनादन मिसाइल रॉकेट के हमलों से इनके यहाँ का जो एनर्जी का पूरा सप्लाई सिस्टम है उसको तबाह कर दिया है। जितने भी बिजली घर थे, बहुत से बिजली घरों पे मिसाइल अटैक के थ्रू तबाही ला दी गई है और वो बर्बाद किए जा चुके हैं। बहुत से ऐसे एरियाज हैं यूक्रेन के जहाँ पे पूरी तरह से ब्लैक आउट है, और ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिना बिजली के रह पाना संभव नहीं है। तो वहाँ के लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। आपको मतलब हमें मालूम है कि बहुत सी प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही है, लोग बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन हम इसको सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाहते नहीं है कि हाँ हम कुछ करें या फिर कुछ इनिशिएटिव लें, लेकिन आखिर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे क्या कुछ है आगे। रिलीज ऑफ प्रिजनर, और इन्होंने कहा कि जो भी प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाए, यूएन चार्टर को फॉलो किया जाए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द यूएन चार्टर को फॉलो किया जाए, रशियन ट्रूप्स का विड्रावल हो, जस्टिस मिले, इकोसाइड एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, प्रिवेंशन ऑफ एस्केलेशन। ये सब 10 पॉइंट्स हैं जो कि पूरी तरीके से जेलेंस्की जी के द्वारा बताई गई। उसके बाद क्या हुआ, ये सारे पॉइंट्स के रखने के बाद उन्होंने क्या कहा, व्हेन ए कंट्री वांट पीस इट डज नॉट अटैक इट्स नेबर विद 100 ऑफ मिसाइल्स एंड ट्राई टू ब्लैक आउट द एंटायर कंट्री। ओके, इनका कहना है कि रसिया शांति नहीं चाहता, क्योंकि अगर कोई भी देश शांति चाहता है तो वो अपने पड़ोसी पे हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल, सैकड़ों में मिसाइल कैसे चला सकता है। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब कि वो ऐसा चाहता ही नहीं कि उसका पड़ोसी शांत रहे, शांति पे बनी रहे। लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा वॉर हुआ क्यों? क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन करना चाहता था। नेटो को ज्वाइन करने से उसे पता नहीं क्या मिल जाएगा, क्या ही हो जाएगा। रसिया ने सिर्फ ये कहा कि आप नेटो को ज्वाइन मत करिए, क्योंकि उसके ही हित जुड़े हुए हैं। रसिया और यूक्रेन के बॉर्डर्स लगते हैं एक दूसरे से। अगर नेटो आके यूक्रेन में बैठ जाता है तो वो रसिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको पता है कि रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब ये जो पूरा का पूरा वेस्ट है और रसिया है, ये बहुत पहले से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुए हैं। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बहुत पहले से हैं। ओके, बीच में फंसा हुआ है यूक्रेन को ये बात समझ में नहीं आई। आपको पता हो कि ब्लैक आउट जो है उससे 10 मिलियन से ज्यादा यूक्रेनियन परेशान हो चुके हैं, क्योंकि रसिया के जो मिसाइल्स हैं वो दनादन इतना बम्बार्डमेंट हुआ है कि पूरा का पूरा धुआं हो गया है। तो मतलब बिजली तो टोटल पूरी तरीके से खत्म ही लगभग हो गई है। साथ ही साथ G20 की जो पूरी की पूरी मीटिंग हुई है उसमें रसिया के फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे, वो भी वहां पर थे, इंडिया था, यूनाइटेड स्टेट्स था, लेकिन रसिया यूक्रेन वॉर को लेकर के कोई भी बहुत ज्यादा कुछ भी पहल नहीं हुई है। जब इस सब चीजों की बात हो रही थी तो ये जो दिमित्रो कुबेला है इन्होंने कहा कि जो पूरा का पूरा इंडिया है ना, इंडिया ने जो ऑयल परचेज किया है उसको बंद कर देना चाहिए। किससे? रसिया से। क्यों? क्योंकि रसिया को तभी पैसा मिलता है जब इंडिया ऑयल परचेज करता है, और रसिया से इंडिया ऑयल परचेज इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे वॉर चल रहा है। उसे सस्ता तेल इंडिया को इसलिए मिल रहा है क्योंकि यूक्रेन में वॉर है, यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, इसलिए इंडिया को सस्ता तेल मिल रहा है। बात सही है भाई, कि क्योंकि अगर वॉर नहीं होता तो रसिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगते, और सैंक्शंस नहीं लगते तो तेल सस्ता नहीं होता और इंडिया को सस्ता तेल नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, क्या रसिया से तेल खरीदने से पहले हम कहीं और से तेल नहीं खरीद रहे थे? क्या खरीद रहे थे? बिल्कुल खरीद रहे थे। तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम रसिया से ही तेल खरीद रहे हैं? भाई साहब, इन्फ्लेशन, महंगाई। ओके, ये जो वॉर हुआ ना, वॉर ने महंगाई में घी डालने का काम किया है। पहले से एक तो कोविड की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ पड़ा था तो महंगाई आ रही थी, लेकिन वॉर की वजह से फूड और एनर्जी, इन दोनों के प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुए। तो हमें भी तो अपने लोगों को बचाना है ना यार, हमें भी तो अपने देश के लोगों को एनर्जी यानी कि ऑयल, गैस, ये सब चीजें प्रोवाइड करवानी है। साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स,
फूड, ये सब की सिक्योरिटी भी हमें देखनी है। तो हमें किसी न किसी से तो खरीदना पड़ेगा, और हमारी जो कंपनीज हैं उनको हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारे जो गवर्नमेंट है, उसने कह रखा है कि आपको जहां से सस्ता मिल रहा है आप खरीदो, और अपने लोगों के हित के बारे में पहले सोचो, जो कि हमें करना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंट्री सबसे पहले अपने लोगों की आप सोचिए कि पूरी तरीके से जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कंटिन्यूअसली महंगाई बढ़ रही है। यूएस का डाटा देख लीजिए, चाहे यूके का डाटा देख लीजिए, पिछले 40 सालों में महंगाई सबसे ज्यादा पीक पे है। तो ऐसे में अपने लोगों की जान बचाना, अपने लोगों के लिए सस्ता चीजें मुहैया कराना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसलिए हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं। हमें कोई मजा नहीं आ रहा है रसिया से तेल खरीद के और तुमको मरवा करके। ओके, देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ रसिया से तेल खरीद रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। भाई साहब ये देखिए, न्यूज देखिए, जब रसिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, हमने देखिए 7,725 किलोग्राम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन को भेजे हैं। ये खबर है कब की? 12 सितंबर। मई में हमने कितना भेजा, वो सब चीजें खबर कवर की गई हैं पूरे के पूरे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ तेल खरीद लिया, हमने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, हमने किया है। और तुम कौन से दूध के बहुत ज्यादा धुले हुए हो, और तुमने हमारे लिए कौन सा क्या कर दिया है? हमारे स्टूडेंट वहां पे फंसे हुए थे तुम्हारे यहाँ पे, तो तुम उन्हें निकलने नहीं दे रहे थे। वो तो मोदी जी की कृपा हुई, मोदी जी ने रसिया से बात की और फिर किसी तरीके से वो झंडा वंडा लगा के हमारे बच्चे वहां से निकल आए। ठीक, तो हमारे यहाँ से जो बच्चे जाते हैं वहां पे एमबीबीएस करने के लिए, उनको तक तुम निकलने नहीं दे रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा कि भारत कहे कि ये रूसी हमला है, बला बला बला। तो ये सब चीजें पूरी की पूरी तरीके से हो रही हैं वहां पे। साथ ही साथ जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं, वित्त मंत्री जी, उन्होंने भी इसको पूरा का पूरा जवाब दिया है। कैसे? देखिए, एस जयशंकर वित्त मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, हम मान लेते हैं तुम्हारी बात, हम मान लेंगे कि हाँ हम तेल नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? तो तुम एक काम करो, तुम नेटो को ज्वाइन करना चाहते थे। ओके, नेटो को ज्वाइन करना चाहते थे, मतलब कि जो भी नेटो में कंट्रीज हैं, मेनली कौन? अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, ईयू। अमेरिका एंड यूयू, जो अपने आप को फैंटम समझते हैं, तीसमार खान। कौन? अमेरिका और ईयू। तो तुम एक काम करो, तुम इनके पास जा रहे थे नेटो को ज्वाइन करने के लिए, ये तुम्हारे बॉस थे, इनके कहने पे तुम सब कुछ कर रहे हो, इनकी जी हजूरी कर रहे हो। तो एक छोटी सी बात मान जाओ गुरु। बोले क्या? कि तुम अमेरिका से और यूरोपियन यूनियन से कहो, बेसिकली मेनली अमेरिका से कहो, कि जो भी सैंक्शंस ईरान के ऊपर काटसा के तहत लगा रखे हैं, ईरान के ऊपर और वेनेजुएला के ऊपर जो भी सैंक्शंस लगा रखे हैं, हटा दे थोड़ा देर के लिए ना। जब तक रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तब तक के लिए ईरान और वेनेजुएला के ऊपर से सैंक्शंस को रिमूव कर दिए जाए। बोले ये क्या बात हुई? बोले हाँ, तभी तो हमें सस्ता तेल मिलेगा। अगर हमें ईरान से सस्ता तेल मिले, हमें वेनेजुएला से सस्ता तेल मिले, तो हम क्यों रसिया से सस्ता तेल लेने जाएंगे? और क्यों ये पूरा का पूरा वॉर को, जो आप कह रहे हो सो कॉल्ड कि हम वॉर को फंड कर रहे हैं, ये फंडिंग भी नहीं होगी। आप कह दो ना अमेरिका से, ये पूरा का पूरा ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा दिए जाए, वेनेजुएला के ऊपर से सैंक्शन हटा दिए जाए, जो कि फालतू में लगा रखे हैं अमेरिका ने अपनी मनमानी को करते हुए, हटा दे। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि तुम, ऐसा नहीं है कि तुमने हमारे लिए कौन बहुत सा कुछ बहुत अच्छा अच्छा किया हो, हम बताते हैं तुम्हें कि तुमने हमारे लिए क्या क्या बुरा भी किया है। याद करो पहले का समय। ये चीजें हैं कि तुम ना, हमारा दुश्मन कौन है? हमारे जो मेन दो ही दुश्मन है, एक है रूस, सॉरी, एक है पाकिस्तान और दूसरा है चीन। कौन? एक चीन और दूसरा पाकिस्तान। चीन के बारे में जब बात हुई तो चीन के बारे में भी एनडीटीवी के प्रवक्ता ने पूछा उनसे, किससे? यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से। क्या? कि आपको क्या लगता है कि रसिया आपके ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ सकता है कि नहीं फोड़ सकता? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब नहीं लगता कि वो रसिया हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ेगा। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपने स्टेप्स पीछे ले लिए हैं। चाइना ने क्लियर मैसेज दे दिया है रसिया को कि भाई सब कुछ करो लेकिन न्यूक्लियर बम मत फोड़ना। ओके, तो अब मुझे लगता है उन्होंने ये कहा कि अब लगता है कि रसिया न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग नहीं करेगा। खैर, हम कहीं और चले गए। बात ये कर रहे थे कि यूक्रेन हमारे साथ क्या किया। आपको पता हो, यूक्रेन ने, जो पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान क्या करता है? आतंकवादियों को पालता है, आतंकवादी के पिल्लों को पालता है और इंडिया में भेजता है। ओके, इंडिया में भेजता है। हमारी सरहद पे जो जवान मारे जाते हैं, वो आतंकवादी जो पाले जाते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पालतू पिल्ले आकर के इंडिया में रोज आए दिन पीछे पीछे पीठ पीछे आकर के गोलीबारी करते हैं, कहीं पे घुस जाते हैं।
तो हमारे लोगों को, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटीज को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पाकिस्तान की वजह से होती है। और तुमने जो टैंक दे रखे हैं किसको, पाकिस्तान को, 100 से ज्यादा टैंक 2017 से तुम टैंक दे रहे हो पाकिस्तान को, ये बहुत बढ़िया कर रहे हो क्या तुम क्यों पाकिस्तान को टैंक दे रहे हो? तुम तो हमारे दुश्मन पहले से ही हुए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तुम उसको टैंक दे रहे हो, तो तुम हमारे मित्र कब से हुए बे? और तुम अगर मित्र नहीं हो हमारे, तो हमसे काहे उम्मीद कर रहे हो कि हम तुम्हारे पक्ष में कुछ भी करें? फिर भी हमने तुमको ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई दिया, ह्यूमैनिटेरियन एड दिया 7,725 kg का। ये हमारी अच्छाई है, इसको तुम्हें थैंक बोलना चाहिए। फिर भी तुम और क्या, और हम तुमको बताते हैं कि तुम क्या क्या किए हो हमारे लिए। इतना ही नहीं कि सिर्फ तुम टैंक दे रहे हो पाकिस्तान को। जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, तो उन्होंने बहुत मेहनत से एक देश जो कि उस समय पे बहुत ही गरीब हुआ करता था, भारत बहुत ही गरीब हुआ करता था, जब हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, पोखरण का परीक्षण हुआ था। पोखरण में न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण हुआ था 1998 में। ओके, तो उस समय पे तुम हमारे खिलाफ बोले थे, तुमने कंडेम किया था इंडिया को। किस लिए? कि ये न्यूक्लियर अटैक जो भी, सॉरी, न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ है वो अच्छी बात नहीं है। इंडिया अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रहा था, तो तुमको मिर्ची लग रही थी। तुमने क्यों नहीं हमारे सपोर्ट में बोला? ये तुम्हारी बात है गुरु। तो जब तुम हमारे सपोर्ट में कभी नहीं आए, तो आज हमसे क्यों उम्मीद कर रहे हो कि हम तुम्हारे सपोर्ट में खड़े होंगे? फिर भी हम तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है, ना तो तुम्हारे खिलाफ में है। हम सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं, लेकिन रसिया से हम तेल सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी जरूरत है, और हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। जिस दिन ईरान से सैंक्शन हट जाएगा, वेनेजुएला से सैंक्शन हट जाएगा, सस्ता तेल हमें मिलने लगेगा, हम तुरंत लेना चालू कर देंगे। वेनेजुएला से लेंगे, ईरान से लेंगे, रसिया से भी ले ही रहे हैं, उससे भी लेंगे। ओके, क्यों हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ रसिया से तेल? हम ईरान से भी ले लेंगे, वेनेजुएला से भी ले लेंगे, रसिया से भी ले लेंगे। ओके, तो ये पूरा का पूरा वॉर का फंडिंग नहीं हो पाएगा फिर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रसिया से हम आज ही तेल खरीद रहे हैं, या फिर और सी कौन सी चीजें हैं जो हम खरीद रहे हैं या उसे बेच रहे हैं। रसिया हमारा बहुत पुराना मित्र है। जब पूरी दुनिया ने मिल करके हमारे ऊपर अटैक करने की बात की थी, जब सब पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, तब रसिया ने हमारा साथ दिया था। आपको पता हो कि अमेरिका अपना नेवी लेकर के इंडिया पे बम गोला फोड़ने आ गया था, तब रसिया ने हमारा सपोर्ट किया था। बात करते हो